बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाले हैं। बेटा आज हमने दूसरा टॉपिक स्टडी करना है और हम सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। दरमियान में एक कार्बन का टॉपिक है, एक वाटर का टॉपिक है। तो मैं आपको पहले कार्बन आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, वाटर इंक्लूड है, लेकिन मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्टार्ट करवा रहा हूँ जो थोड़े इंटरेस्टिंग भी हैं, थोड़े कॉन्सेप्चुअल भी हैं। तो आपने चीज़ों को समझना है कि हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और फिर उसको ऑनवर्ड लेके चलेंगे। टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक है, इसे पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक फंक्शनल ग्रुप का पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अल्केन्स क्या होते हैं। आप मैट्रिक के अंदर पढ़ चुके हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को आप अल्केन्स का नाम देते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन की चेन, कार्बन और हाइड्रोजन की चेन मौजूद हो, आप उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और हम कहते हैं कि अल्केन्स, सपोज करेंगे हमारे पास 5 कार्बन है, मैं इन तमाम के साथ हाइड्रोजन लगा दूं तो मैं कहूँगा ये क्या बन गए हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बन गए हैं, ये अल्केन्स हैं। अगर मैं बताऊं कि अल्काइल क्या होता है, इसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के आखिरी कार्बन के ऊपर मौजूद ये टर्मिनल मैं निकाल देता हूं सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन को, तो मैं कहूँगा ये अल्काइल बन गया। टर्मिनल कार्बन के ऊपर इन केस ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो कि अल्केन्स थे, उनमें मैंने टर्मिनल कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, मैं कहूँगा ये अल्काइल है। और अल्काइल को आप रिप्रेजेंट करवाते हो आर से। किससे रिप्रेजेंट करवाते हैं हम? आर से रिप्रेजेंट करवाते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप आपने याद रखना है कि कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। कार्बोनाइल को आप रिप्रेजेंट करवाते हो C डबल बॉन्ड O से। यह कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। अब एक आपने याद रखना है एल्डिहाइड। कौन सा? एल्डिहाइड। यही कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। अगर मैं इसके एक साइड पर R लगा दूं और दूसरी साइड पर हाइड्रोजन लगा दूं तो मैं कहूँगा ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। एक कार्बोनाइल ग्रुप था, उसके एक साइड पे मैंने R लगा दिया, एक साइड पर हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। इसी तरह से मैं कहूँ कीटोन्स क्या होते हैं, ये एक कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ मैं R लगा दूं तो मैं कहूँगा कि ये क्या है? कीटोन्स हैं। क्या है? कीटोन्स है। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? या कार्बोक्सिलिक ग्रुप फैटी एसिड्स के अंदर जो फैटी एसिड्स का जनरल फंक्शनल ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अगर आपके पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके एक तरफ मैं OH लगा दूं, एक तरफ मैं R लगा दूं, तो मैं कहूँगा कि ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप फैटी एसिड्स का होगा जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप C डबल बॉन्ड OH मौजूद है और उसकी तरफ एक साइड पर R मौजूद है, तो मैं कहूँगा ये फैटी एसिड्स का जनरल फंक्शनल ग्रुप है। तो ये कुछ आपने ना फंक्शनल ग्रुप्स याद रखने, क्योंकि इन्हीं के अराउंड हमारी स्टोरी घूम रही होगी कि कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, कीटोन्स क्या होते हैं, इन तमाम के अराउंड हमने बातें करनी। ठीक है बेटा। अब मैं आपको बताता हूं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या। देखो कार्बोहाइड्रेट्स टर्म के ऊपर गौर करें। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो दो टर्म के ऊपर मुश्तमिल है, एक है कार्बो और दूसरा है हाइड्रेट्स। एक है कार्बो और दूसरा क्या है? हाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ना हमने कुछ बेसिक चीजों को पढ़ना है। कौन कौन सी बेसिक चीजें? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का लिटरल मीनिंग क्या होता है? लिटरल मीनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फिर हमने देखनी है कार्बोहाइड्रेट्स की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है,
व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। फिर हमने देखना है कि वर्ड कार्बोहाइड्रेट निकला कहां से है, सैकरान से। फिर हमने देखना है कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, और आखिरी बात देखनी है हमने कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या होती है। ये 5 बातें हम इसमें देखते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो टर्म है वो 2 वर्ड से अराइज हुई है, एक कार्बो दूसरा हाइड्रेट। कार्बो का मतलब है कार्बन और हाइड्रेट्स क्या होता है, वाटर के लिए आप टर्म यूज करते हो, तो लिटरल मीनिंग में हम कहते हैं दीज आर द हाइड्रेटेड कार्बन्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज द हाइड्रेटेड कार्बन्स। इन्हें हम हाइड्रेटेड कार्बन्स का नाम देते हैं। अगर आप इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखें तो रेशो ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपको सेम नजर आएगी एज दैट इन द वाटर। वाटर के अंदर आपने पढ़ा 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2:1 मिलेगी। पहली बात मैंने की कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो लिटरल मीनिंग है दे आर द हाइड्रेटेड कार्बन्स, यानी कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो होगी वो आपको सेम वही रेशो मिलेगी जो आपको वाटर के अंदर मिलती है, तभी हम कह रहे हैं कि हाइड्रेटेड कार्बन्स है। दूसरी बात, केमिकल कंपोजिशन क्या है। देखो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कुछ नेसेसरी एलिमेंट्स हैं, वो जो जरूरी है तमाम कार्बोहाइड्रेट्स में, जिसमें एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 नेसेसरी एलिमेंट हैं। एक ऐसा भी है जो असेसरी एलिमेंट है जो तमाम कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं होगा, और वो असेसरी एलिमेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन कुछ में है। तो इस बेस पे हम कह रहे हैं कि कुछ नेसेसरी हैं और कुछ असेसरी एलिमेंट्स हैं। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में आपको ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, कुछ नेसेसरी एलिमेंट्स और कुछ असेसरी एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये नेसेसरी एलिमेंट ज़रूरी हैं, तमाम कार्बोहाइड्रेट्स में आपको नज़र आएंगे। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट का जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड सैकरान से राइज हुआ है, और सैकरान का मतलब होता है शुगर्स। क्या मतलब होता है सैकरान का? शुगर्स। जनरल फॉर्मूला, कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला है CxH2O ब्रैकेट Y। X जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? X में बी 3 to many thousands, 3 to many thousands। अब ये 3 इस बात को इंडिकेट करवा रहा है कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जो 3 कार्बन से लेस हो। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों होता है। यानी कि वैल्यू ऑफ x जो है वो 3 to many thousand है, और वैल्यू ऑफ y में भी सेम, y सेम भी है और y डिफरेंट भी हो सकता है, मे बी डिफरेंट। तो y के हवाले से 2 बातें, y सेम भी है और y डिफरेंट भी हो सकता है एज दैट ऑफ द x। ठीक है, ये हमने कुछ जनरल बातें की कि कार्बोहाइड्रेट्स के मीनिंग क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, और इसके साथ हमारी एक बात रह गई, डेफिनेशन क्या होती है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम केमिकली डिफाइन करते हैं कि दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली का मतलब है मैनी, हाइड्रोक्सी का मतलब है हाइड्रोक्सल ग्रुप। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब इनकी ब्रेक डाउन होती है दे यील्ड, ये पैदा करते हैं, दे यील्ड द पॉलीहाइड्रोक्सी
पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन सब यूनिट्स, यानी ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स मौजूद हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, दूसरा कीटोन्स फंक्शनल ग्रुप। तो मैंने कहा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स हैं। जब इनकी ब्रेक डाउन होती है तो ये अपने जैसे सब यूनिट्स यानी छोटे स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। आप उन्हें कहते हैं कि दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन सब यूनिट्स। देखो बात आ गई दो फंक्शनल ग्रुप पर, एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पर और एक कीटोन्स पर। और मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर ही बताया था कि जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है RC+OH, और जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है वो मैंने कहा था कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ R लगा हो तो वो एक कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। तो दो फंक्शनल ग्रुप की हमने बात की, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर यही मौजूद होते हैं। आई बात आपको समझ। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको अबंडेंट नजर आए, सबसे अबंडेंट नहीं है, क्योंकि मैंने कल भी आपको कुछ जनरल MCQs बताए थे और उसमें मैंने कहा था कि प्रोटीन आपको सबसे अबंडेंट नज़र आ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन भी है। देखो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ कि एल्डिहाइड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स का मतलब क्या होता है और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स का मतलब क्या होता है, फिर मैं आपको इसी के अंदर बताता हूँ। देखो कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, मैं सिर्फ आपको सुपरफिशियल और जनरल चीज़ें बताऊंगा ताकि वो तमाम एग्जांपल्स जिनके रोल लिखे हुए हैं हमें ये पता हो कि ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की तीन कैटेगरीज, एक कैटेगरी को आप नाम देते हैं मोनोसेकेराइड्स, एक को क्या नाम देते हो मोनोसेकेराइड्स, एक को आप नाम देते हो ओलिगोसेकेराइड्स और एक को आप नाम देते हो पॉलीसेकेराइड्स। तीन कैटेगरीज कार्बोहाइड्रेट्स की। और इनमें देखें हमने क्या क्या देखना है। सिंपल चीज़ों को हम स्टडी करेंगे, चीज़ों को हम कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे ताकि हम अपने स्मार्ट सिलेबस से ना हट सकें। मोनोसेकेराइड्स को हम कहते हैं पहली बात कि ये सिंपल शुगर्स होते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं और पॉलीसेकेराइड्स को हम कहते हैं ये सबसे कॉम्प्लेक्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स यही है। अगर आप टेस्ट की बात करेंगे तो मोनोसेकेराइड्स का जो टेस्ट होता है ये स्वीट इन टेस्ट है। कुछ बातें आपके मैट्रिक के कॉन्सेप्ट से डेविएट करेंगी लेकिन आपने यहां पर एफएससी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। स्वीट इन टेस्ट है पहली बात। जो ओलिगोसेकेराइड्स हैं दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट, लेस स्वीट इन टेस्ट। और जो पॉलीसेकेराइड होते हैं ये टेस्टलेस होते हैं, इनका टेस्ट नहीं आ रहा। मोनोसेकेराइड्स easily soluble in water, easily soluble in water, वाटर के अंदर ये हल हो जाते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स लेस soluble in water, कम हल होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स sparingly soluble in water, स्पेरिंजली का मतलब होता है बेटा बड़ी मुश्किल से, स्पेरिंजली सॉल्युबल इन वाटर, यानी आम कंडीशंस में ये हल नहीं होंगे। आप कंडीशंस को चेंज कर दें, सपोज करें आपके पास पानी ठंडा है, ठंडी चीज़ों के अंदर आपको पता है कि चीज़ें कम हल हो रही होती हैं, जैसे आप कभी शुगर को हल करके देख लें तो, लेकिन अगर आप उसको गर्म कर रहे हो उसके अंदर आप उसे हल कर रहे हो तो फिर ज़्यादा हल होगी। तो इसी तरह से हम कह रहे हैं कि ये बड़ी मुश्किल से हल होता है, यानी कि आप कंडीशंस को चेंज कर रहे हो फिर ये सॉल्युबल हो रहे हैं। हम जनरल फार्मूला देखते हैं मोनोसेकेराइड्स का। मोनोसेकेराइड्स का जनरल फार्मूला है CnH2,
H2O ब्रैकेट N, ओलिगोसैकेराइड्स CnH2O ब्रैकेट N-1, पॉलीसैकेराइड CXH2OY। अच्छा, जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं इनकी आगे फर्दर कैटेगरीज होती हैं। ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर अगर दो मोनोसैकेराइड्स हों तो हम कहते हैं कि वो डाइसैकेराइड्स हैं, यानी जो दो मोनोसैकेराइड्स के मिलने से ओलिगोसैकेराइड्स बन रहा होगा वो एक डाइसैकेराइड होगा। अगर कोई 3 के मिलने से बन रहा है तो हम उसे ट्राइसैकेराइड का नाम देंगे, कोई 4 के मिलने से बन रहा है तो हम उसे टेट्रासैकेराइड का नाम देंगे, क्योंकि सबसे कॉमनली अकरिंग ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं वो डाइसैकेराइड्स होते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो आपको फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है वो डाइसैकेराइड्स का फंक्शनल ग्रुप मैंने लिखा CnH2O ब्रैकेट N-1। देखो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए सपोज कर लूँ वो कार्बोहाइड्रेट्स वाला जनरल फार्मूला अगर आप माइंड के अंदर लाएं जो मैंने पीछे आपको बताया CXH2OY ये वाला, और अगर आप नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखें यहाँ पर मैंने उसी तर्ज का लिखा CnH2ON, यानी जो C की वैल्यू नज़र आ रही है वही आपको आगे इनकी वैल्यू नज़र आ रही है। इसी तरह से यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लिखा। यहाँ पर देखें आप CnH2O ब्रैकेट N-1, तो हमारी वो वाली बात कि Y जो होगा वो सेम भी होगा डिफरेंट भी होगा। थोड़ी देर के लिए मैं सपोज कर लेता हूँ ये यहाँ पे N की जगह X है और यहाँ पे N की जगह Y है। देखो जो Y है यहाँ पे आपको वो अब डिफरेंट नज़र आएगा एज कम्पेयर टू द X, तो उस बेस पे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि डाइसैकेराइड्स के अंदर जो है वो Y डिफरेंट भी हो सकता है एज कम्पेयर टू द X। ठीक है, ये इनका जनरल फॉर्मूला। अच्छा, जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं इनके अंदर अगर आप वैल्यू ऑफ N देखें तो 3 to 7 होगी N की वैल्यू। एक ऐसा मोनोसैकेराइड जिसके अंदर 3 कार्बन होंगे उसे आप नाम दोगे ट्राइओस का। एक ऐसा मोनोसैकेराइड जिसमें 4 होंगे उसे आप नाम दोगे टेट्रोस का। एक ऐसा मोनोसैकेराइड जिसमें 5 होंगे उसे आप नाम दोगे पेंटोस, जिसमें 6 होंगे हेक्सोस, जिसमें 7 होंगे हेप्टोस। ठीक है, यानी कि ये सारे मोनोसैकेराइड्स की टाइप्स के अंदर आ जाते हैं। मोनोसैकेराइड्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ कार्बन एटम 3 to 7। अच्छा, अब इसमें से जो एग्जांपल हमारी बुक में हम उनकी तरफ आ जाते हैं। ये तो जनरल कॉन्सेप्ट था। अब पहले मैं आपको मोनोसैकेराइड की बताता हूँ। देखो, मोनोसैकेराइड के अंदर एक जो एग्जांपल आपने याद रखनी है वो पेंटोसिस में से 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर में से मैं जनरल फार्मूला इधर लिख देता हूँ। जनरल फार्मूला है CnH2O ब्रैकेट N, और इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं पेंटोसिस की एग्जांपल, यानी 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर। देखो, आप बड़ी आसानी से फार्मूला बता सकते हो कि पेंटोज जो होगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। मैं कह रहा हूं ना 5 कार्बन कंटेनिंग है, तो देखो अगर मैं N की जगह पर 5 पुट करूं C5 हो जाएगा, इधर N की जगह पे 5 पुट करूं और उसे H2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो H10 हो जाएगा, और OO5 C5H10O5 फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला है उन तमाम शुगर्स का जिनके अंदर जो मोनोसैकेराइड्स हैं और 5 कार्बन कंटेनिंग। दोबारा बताता हूं, वो तमाम हमारे पास मोनोसैकेराइड्स जो 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर होंगी उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O5 होगा। अब इसमें क्योंकि 2 कैटेगरीज आ रही हैं, एक एल्डिहाइड कैटेगरी आ रही है, एक कीटोनिक कैटेगरी आ रही है, यानी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और कीटोन्स फंक्शनल ग्रुप। अब मैं आपको कुछ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स फंक्शनल ग्रुप की कुछ बातें बताता हूँ और फिर हम उसको ड्रॉ भी करते हैं कि हम उसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। एक तरफ एल्डिहाइड्स हैं और एक तरफ कीटोन्स हैं। फर्क क्या होगा दोनों में? क्योंकि हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स। देखो, जिसके अंदर एल्डिहाइड होगी, जो एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप वो ये है RC+OH। जो कीटोन्स है वो है RC+OR, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ R हो एक तरफ हाइड्रोजन हो, एल्डिहाइड्स है, एक तरफ R हो दूसरी तरफ भी R हो कार्बोनाइल ग्रुप के, वो कीटोन्स है।
अच्छा, जिसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा आप उसे एल्डो शुगर का नाम दोगे। क्या नाम दोगे? एल्डो शुगर। जिसके अंदर कीटोन्स फंक्शनल ग्रुप होगा उसे आप नाम दोगे ये कीटोनिक शुगर है। क्या है? कीटोनिक शुगर है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। देखो एल्डो शुगर और कीटोनिक शुगर। अगली बात, जिसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है यानी वो एल्डो शुगर है, तो फंक्शनल ग्रुप will always attach on the carbon number 1। कार्बन नंबर 1 पर फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। इन केस ऑफ द कीटोनिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन पर भी लग सकता है। फंक्शनल ग्रुप एट एनी कार्बन एक्सेप्ट द कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 के अलावा किसी भी कार्बन पर। और अगली बात सबसे इंपॉर्टेंट है, आम तौर पर कार्बन नंबर 2 पे आपको फंक्शनल ग्रुप नजर आता है इन केस ऑफ द कीटोनिक शुगर। जो एल्डो शुगर्स होंगी उनमें याद रखिएगा जो कार्बन नंबर 1 होता है इट डजंट हैव द हाइड्रोक्सल ग्रुप। वहां पर हाइड्रोक्सल ग्रुप मिसिंग होगा कार्बन नंबर 1 पर। इन केस ऑफ द एल्डो शुगर्स कार्बन नंबर 1 पे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है तो वहां पर हाइड्रोक्सल ग्रुप मिसिंग होगा, मैंने क्रॉस लगा दिया। इन केस ऑफ द कीटोनिक शुगर अगर कार्बन नंबर 2 पे आपने फंक्शनल ग्रुप लगाया तो कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सल ग्रुप मिसिंग होगा। हाइड्रोक्सल ग्रुप क्या होगा? मिसिंग होगा। देखो हम एक एल्डो शुगर और एक कीटोनिक शुगर को ड्रॉ कर देते हैं, हमारे मामलात जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएंगे, हमें मज़ीद चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। मैंने बात की 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर की, और 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर की अगर आप एग्जांपल देखें तो है राइबोज। अच्छा, राइबोज किसके अंदर मौजूद होती है? आपने मैट्रिक के अंदर पढ़ रखी। राइबोज मौजूद है आरएनए के अंदर। किसमें? आरएनए में। अच्छा, डीएनए में भी कोई शुगर होती है? बिल्कुल होती है। डीएनए के अंदर मौजूद जो शुगर होती है उसे आप नाम देते हो डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज। डीएनए किस चीज के एब्रीवेशन है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड का। अच्छा, इनके ये नाम किस बेस पे है? शुगर की बेस पे है। अगर आप आरएनए में शुगर देखो तो राइबोज है, नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का नाम देखो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, शुगर कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज। और मजे की बात है दोनों शुगर्स जो हैं वो एल्डो शुगर्स हैं, यानी इनके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा। 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर्स हैं दोनों ही, थोड़ा सा फर्क है, और ये फर्क आपको आगे चल के जब हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे तो आपको मजीद अंदाजा हो जाएगा। एल्डो शुगर है, 5 कार्बन कंटेनिंग है। मैं फंक्शनल ग्रुप ड्रॉ करता हूं। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या था? C डबल बॉन्ड O H नीचे R, ये है ना एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। मैंने कहा था कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ R हो एक तरफ हाइड्रोजन हो, हम कहते हैं ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। देखो क्योंकि 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, मैं इस R को हटा के इसकी जगह पर क्या लगाऊं? R को हटा के इसकी जगह पर कितने कार्बन लगाऊंगा तो मेरे पास ये राइबोज बनेगी? 4 लगाऊंगा ना, क्योंकि एक कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप में है। 4 कार्बन लगा देता हूं, 1 2 3 4, अब टोटल 5 कार्बन हो गई। राइबोज वाला हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, याद करने का बड़ा आसान तरीका है, जब आप ये ड्रॉ कर रहे हो तो फंक्शनल ग्रुप को नहीं छेड़ना, किसी जगह छेड़खानी जो है वो तंग हो जाती है, तो आपने फंक्शनल ग्रुप को नहीं छेड़ना। फंक्शनल ग्रुप के अलावा जितने भी कार्बन बच गए हैं इनके राइट साइड पर हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा दें, राइट साइड पर हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा दो, और फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के लेफ्ट साइड पर आपने हाइड्रोजन लगा देना, और जहां बॉन्ड पूरे ना हो वहां पे आप हाइड्रोजन लगाओगे। देखो पहले कार्बन को हमने इस वजह से नहीं छेड़ा, उसके 4 बॉन्ड पूरे थे, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 ऊपर थे, एक राइट एक नीचे, 4 पूरे थे। दूसरे को देखो एक ऊपर है एक राइट है एक लेफ्ट एक नीचे, पूरे। तीसरे को एक ऊपर एक राइट एक लेफ्ट एक नीचे, पूरे। चौथे को देखो एक ऊपर एक राइट एक लेफ्ट एक नीचे, पूरे। 5वें के पूरे नहीं है,
एक ऊपर है, एक राइट है, एक लेफ्ट है, एक नीचे आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। अब आप हसूल बरकत के लिए काउंट कर लो। राइबोस 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा, C5H10O5। जो कुछ आपने ड्रॉ किया आप उसे काउंट कर लो। पहले मैं हाइड्रोजन काउंट करता हूँ। हाइड्रोजन आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन 10 पूरे। ऑक्सीजन काउंट कर लो। ऑक्सीजन को हम काउंट करते हैं, देखो ये 1 2 3 4 एंड 5 पूरे हैं। कार्बन तो हमने वैसे गिन के लगाए थे। इसका मतलब है कि ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा है, कार्बन नंबर 1 पे लगा है। मैंने पीछे रूल बताया कि कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, एल्डो शुगर है, फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे आएगा। कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सल ग्रुप मिसिंग होगा इन केस ऑफ द एल्डो शुगर्स। देख सकते हैं आप, मैंने कार्बन नंबर 1 पे कोई हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं लगाया, ये कार्बन नंबर 1 कोई हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद नहीं है, तो इसे आप कहते हो ये एल्डो शुगर। एक मैं कीटोनिक शुगर भी ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। हमारी बुक के अंदर जो कीटोनिक शुगर मेंशन की हुई है, चलें उसी को ड्रॉ कर देता हूँ, तो फिर आपको आसान हो जाएंगे मामलात बुक से कंफर्म करते हुए। देखें बुक के अंदर एक कीटोनिक शुगर जो मेंशन है वो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन मेंशन है, जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग है। अब आप फॉर्मूला बता सकते हो इसका क्या बनेगा, C3H6O3। क्या फॉर्मूला बनेगा, C3H6O3 फॉर्मूला बनेगा। क्लियर। अब आप इस फॉर्मूले को ड्रॉ कर दो, क्योंकि ये कीटोनिक शुगर है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर फंक्शनल ग्रुप आएगा। कीटोनिक शुगर है, कार्बन नंबर 2 पे। आप पहले इसको फंक्शनल ग्रुप वाली हालत में लाते हैं। देखो मैंने कहा था C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ R मौजूद हो, ये कीटोनिक शुगर्स होती हैं। अब मैं इस R को हटा के इसकी जगह पर क्या लगाऊं, नीचे भी एक कार्बन लगा देता हूं, ऊपर भी एक कार्बन लगा देता हूं, तो मेरा वो रूल पूरा हो जाएगा कि ये एक 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर बन जाएगी। फंक्शनल ग्रुप को नहीं छेड़ना हमने, वो कार्बन नंबर 2 पे है। उसके अलावा राइट साइड पे आप हाइड्रोक्सल लगा दो, लगा दिया। लेफ्ट साइड पे आप हाइड्रोजन लगा दो, लगा दिया। नीचे भी आप जहां जहां बॉन्ड पूरे नहीं हाइड्रोजन लगा दो। देखो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 पर बॉन्ड पूरे नहीं थे, मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। काउंट कर लो जो कुछ ड्रॉ किया आपने। पहले हाइड्रोजन काउंट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन पूरे, H6। ऑक्सीजन देखो 1 2 3, ऑक्सीजन भी पूरे, कार्बन भी पूरे। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास जनरल फार्मूला CnH2O ब्रैकेट n है, मैंने n की वैल्यू 3 पुट की थी, ये फार्मूला आया था एक 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर जिसे आप ट्राइयोज का नाम देते हो। अब ये कौन सा ट्राइयोज मैंने बनाया, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, यानी एक कीटोनिक शुगर मैंने ड्रॉ की। अब देखो हमारे रूल काफ़ी सारे पूरे हुए। मैंने कहा कीटोनिक शुगर में फंक्शनल ग्रुप कहीं पर भी हो सकता है, आमतौर पे कार्बन नंबर 2 पे होता है और वहाँ पे हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं होगा। यह कार्बन नंबर 2 है, हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद नहीं है। डेफिनेशन की तरफ आता हूँ। डेफिनेशन क्या थी, पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी ये प्योर एल्डिहाइड और कीटोन्स नहीं होते, इनके अंदर काफ़ी सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होते हैं। इधर मैं हाइड्रोक्सल ग्रुप काउंट करूँ, ये हाइड्रोक्सल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सल, यानी काफी सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप नजर आएंगे। इधर आप देखें ये हाइड्रोक्सल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सल ग्रुप। अच्छा मैं अगर 2 कार्बन वाली शुगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ, उसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप कितने होंगे, एक जगह पर तो फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, बाकी एक ही कार्बन रह जाएगी ना, एक हाइड्रोक्सल ग्रुप। तभी तो हम कहते हैं कि 2 कार्बन कंटेनिंग कोई शुगर नहीं होती, 3 कार्बन से स्टार्ट होती है, क्योंकि हाइड्रोक्सल ग्रुप की डेफिनेशन पर पूरा उतरते हैं तब के पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी काफ़ी सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको 4 हाइड्रोक्सल ग्रुप नज़र आ रहे हैं। तो हमने डेफिनेशन क्या बताई, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, ये पहली बात। फिर हमने कहा विच ऑन हाइड्रोलिसिस। अच्छा मज़े की बात है, जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनकी फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो रही, उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही, बाकियों की हो रही है, ठीक है। तो हम कहते हैं जब इनकी हाइड्रोलिसिस हो तो ये फर्दर छोटे छोटे सब यूनिट्स को यील्ड करें, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। तो ये हमने कुछ जनरल बातें की हैं।
हम इसी को आगे रिलेट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हम बाकी कुछ बातें हम इसी से रिलेटेड अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे स्टडी करेंगे। इससे रिलेटेड बेटा कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं। अब सिंपल चीज़ें हैं, जब तक आपको ये समझ नहीं आएंगी हम फर्दर जो है आगे पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाकी काफ़ी सारे चैप्टर्स में इसका लिंक मौजूद है। अपना बेटा ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।